भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। बजट पर दिन भर हमने खूब बातें सुनी, खूब तर्क सुने, क्या कमी रह गई, कहां कसर रह गई, कैसी अच्छी सोच के साथ बजट बनाया। किसी का दावा था कि ये हिंदुस्तान की शक्ल बदल के रख देने की ताकत रखने वाला बजट है। इन दो वक्ताओं की क्या राय है जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं बजट पर टक्कर। असदुद्दीन ओवैसी वो शख्स हैं जिन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड मिल चुका है और पार्लियामेंट में सवाल पूछने में इनसे बेहतर कुछ ही लोग होंगे। तो आपसे आज मैं सिर्फ कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करने वाला, माइनॉरिटी बजट को इतना बजट मिला वो बात नहीं करूंगा। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, सब समझते हैं। इस बजट में आपको कुछ अच्छा लगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। दूसरा यह है कि इस बजट में जो उम्मीदें वाबस्ता थीं, उस उम्मीदों को हुकूमत पूरा नहीं कर पाई और जो हिंदुस्तान की आवाम ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि इसमें कुछ राहत दी जाएगी, नौजवान ये उम्मीद कर रहा था कि नौकरियां मिलेंगी, किसान ये समझ रहा था कि कुछ उसको राहत मिलेगी, तो हर पैमाने पर ये हुकूमत नाकाम साबित हुई है। और मुझे लगता है कि इसका खमियाजा इनको जब कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा उसमें इसको उठाना पड़ेगा। आपकी समझ से इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई सीधा बेनिफिट किसी भी तबके को समाज में मिले? वो कहते हैं हमने 14 लाख करोड़ रुपया जो है गांव के लिए दिया है, हम इतना करोड़ बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं। मिसाल तौर पर सिलेंडर की बात ले लीजिए। गवर्नमेंट के पास खुद एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि पहली मर्तबा जो लोग सिलेंडर लेते हैं उसके बाद दूसरी मर्तबा नहीं लेते। ये रिपोर्ट है, उस मिनिस्ट्री के पास रिपोर्ट है। दूसरा आप देख लीजिए कि 18 मिलियन टॉयलेट्स बनाने की बात की, घर बनाने की बात की, बिल्कुल परसेंट बजट इंक्रीज ही नहीं हुआ उसमें, तो कैसा फिक्स करेंगे? तीसरा आप कहेंगे, हुकूमत कह रही है कि हम 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाएंगे, उसके लिए 1200 करोड़ रुपए दिए गए। सर 1200 करोड़ 1.5 लाख से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 88,000 में कौन सा वेलनेस सेंटर बनेगा? 5 माह ने बड़ा ऐलान किया कि हम 5 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस देंगे। 2 साल पहले स्कीम लागू हुई, उसका अब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बजट के कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में उस 10 करोड़ फैमिलीज को देने का एक भी पैसा नजर नहीं आता, जिसके लिए 1,75,000 करोड़ की जरूरत है। अब इस पर हुकूमत विचार करेगी, सोचेगी, तो आखिर कब इंप्लीमेंट होगा? सुधांशु जी, आपकी बातों का जवाब दें उससे पहले जो इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण आप ऐलान कहिए और महत्वाकांक्षी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है। 50 करोड़ लोगों तक एक्सीडेंटल बीमा का, स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचेगा। आप कहते हैं इसमें भी कोई सच्चाई नहीं दिखती आपको, कोई नेक नीति नहीं दिखती? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बजटरी डॉक्यूमेंट्स में पढ़ के आ रहा हूं। आप बता दीजिए, ये 2 साल पहले स्कीम का ऐलान हो चुका है, उसमें 1 लाख रुपए थे। अब इसको आपने 10 लाख रुपए पर फैमिली करा, एक पैसा इसके लिए अलॉकेट नहीं किया गया। अब इसको सोचने में, करने में 6 महीने लग जाएंगे। देखिए, हमारा जो तजुर्बा है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप इस तरह की स्कीम लागू करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान का पब्लिक हेल्थ सिस्टम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चौपट हो जाएगा। कोई गरीब, और याद रखिए कि इंश्योरेंस स्कीम्स का जो हम देखें आंध्र प्रदेश में, सबसे बड़ा खर्चा गरीब को आता है दवाएं खरीदने में। क्या दवाओं में उनका 40% खर्चे में आ जाते हैं। तो ये वो जाएगा कब, उसका इलाज कब होगा? तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बर्बाद करने का ये तरीका है। आप भी हेल्थ इंश्योरेंस यूज करते होंगे? नहीं, कोई ना, दुनिया में लोग तो करते ही, आम लोग। क्या गरीब आदमी को इंश्योरेंस नहीं मिलनी चाहिए? इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। सर, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि सबसे पहले तो उसमें पैसों का ऐलान नहीं हुआ। 2 साल पहले स्कीम लागू हो चुकी है। हर जगह पर जहां जहां इस तरह की स्कीम लागू की गई है उसमें बर्बादी आई है, फायदा नहीं हुआ है गरीब को। सबसे बड़ा खर्चा आता है मेडिसिन के लिए, और ये जब लागू हुआ, कब लागू हुआ? आप हमारा प्राइमरी हेल्थ सेक्टर क्या होगा? आप टर्शियरी और सेकेंडरी की बाद में बात करिए, प्राइमरी तो बर्बाद होकर रह जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल आपके सामने। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये कहना कि हम किसी खामियाजा भुगतने के खौफ से काम नहीं करते हैं, और कैसे होगा, किस तरह इंप्लीमेंट होगा, वो अगर देखना है तो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता देखिए। मैं 2 उदाहरणों से कहता हूं, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हम लोगों ने लिए। अगर हमारे मन में खौफ होता या हम ये सोचते कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो यूपी चुनाव से पहले नोटबंदी होती। अगर हमारे मन में यह खौफ होता कि चुनाव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी आता। ये सब आवश्यक थे देश के दीर्घकालिक आर्थिक भविष्य के निर्माण के लिए, इसलिए इनको हम चुनावी राजनीति के आधार पर नहीं तोलते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये जानते हैं, ये देश के इतिहास का एक युगांतकारी बजट है।
युगांतकारी मतलब इपॉक मेकिंग। क्यों? जैसे आज से जब 20-25 साल पहले नई अर्थव्यवस्था आई थी तो उसने क्या किया था, रिच क्लास के पास बहुत कुछ था, मगर मिडिल क्लास को एम्पावर करने का काम हुआ जब खुली अर्थव्यवस्था आई। आप याद करिए, उस जमाने में स्कूटर भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, उसके लिए भी कई कई साल की लाइन लगानी पड़ती थी, सिलेंडर के लिए कितनी समस्या होती थी। मिडिल क्लास एम्पावर हुआ। अब यदि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं 21st सेंचुरी में, तो देश का 2/3 हिस्सा जो किसान है, जो गरीब है, वो उतना ही इम्पावरिश रहेगा, यानी उतना ही निर्धन और निर्बल रहेगा, और हम आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे, नहीं संभव होता। इसलिए इस बजट में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि किसान की क्रय शक्ति बढ़े, किसान को मिलने वाली सुविधाएं बढ़े, किसान की व्यवस्था बढ़े, और हर गरीब के लिए सबसे पहली चिंता होती है स्वास्थ्य। अरे कभी बीमार पड़ गए तो क्या होगा, तो उसको सुनिश्चित करने का जो काम किया है, मेरे विचार से ये जो हमारी आयुष्मान योजना है, जिसे मीडिया ने मोदी केयर कहा है, ये ओबामा केयर से ज्यादा बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक इंश्योरेंस देने वाला काम है। तो मैं ये कहूंगा कि ये भारत के, अब हम कहेंगे कि रिच क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास तीनों का एम्पावरमेंट करने की व्यवस्था की शुरुआत हुई है, जिसके हमें सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में दिखेंगे। असद ओवैसी, गांव किसान तक अगर सरकार पैसा खर्च पहुंचाने के बारे में बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रही है, और ये जितनी इन्होंने वेलफेयर पॉलिसीज का जिक्र किया है, आप इतना भी नहीं मानते कि कम से कम इस सरकार के जहन में शायद पहली बार से इन 4 वर्षों में आरोप है कि उद्योगपतियों की सरकार है, कम से कम गरीब किसान तो आया, या वो भी नहीं? नहीं, अब ये तो नहीं मालूम ना कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर कहा कि प्रॉफिट देंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये थी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसका भी एम्बिग्यूटी उसमें है। तो आप क्लियर कट बता दीजिए कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के पूरे रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 10 करोड़ फैमिलीज को 1,75,000 करोड़ का अलोकेशन करना पड़ेगा, जिसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं। और कल किसी टीवी चैनल पर नीति आयोग के अमिताभ कांत ने कहा कि हम इस पर सोचेंगे, 5-6 महीने में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट कैसे होगा? इसका रास फायदा होगा उन प्राइवेट अस्पतालों को। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे तजुर्बा है आंध्र प्रदेश का कि दवाओं के पैसे गरीब नहीं निकाल सकता। आपने एलोकेशन नहीं किया बजट में, इन्होंने एक फिगर इन्होंने सुना 1,75,000 करोड़, उसका बजट में कहीं जिक्र नहीं है। बार बार ये स्कीम कैसे लागू होगी? जब वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर बोला है और वह बजट के भाषण का हिस्सा है, तो उसका निश्चित रूप से प्रावधान होगा, उसकी व्यवस्था होगी। यहां पर समस्या जानते क्या है? जितने भी हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, जो हमेशा अभी तक ये कहते थे, साहब वो आपने 1.5 गुना किया नहीं, क्यों नहीं किया, अब कर दिया, चीजों कैसे मान लें कि ये हो गया, अभी तक आपने गरीब के लिए किया नहीं, कर दिया तो कहां से व्यवस्था हो गई है? मैं कहूंगा बिल्कुल हुआ है, और उसके लिए आप आश्वस्त रहिए, क्योंकि हम उस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। 70 साल आजादी ये कह रहे हैं ये ऐसी स्कीमें चली नहीं सकती, दुनिया में कहीं नहीं चली, और अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं आंध्र प्रदेश का। अच्छा, अब मैं ये भी बात बताता हूं। देखिए, तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनके के बारे में कहा जाता था कि ये नहीं काम कर पाएंगी। अगर उसको सबसे बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करके दिखाया है, तो उन राज्यों में जहां भाजपा लंबे समय तक रही है, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मनरेगा स्कीम थी, हमने मनरेगा का विरोध किया था, ईमानदारी से कह रहे हैं, फिर भी यूपीए के शासनकाल में मनरेगा को इंप्लीमेंट करने वाले राज्यों में अव्वल कौन था? भाजपा शासित राज्य थे, गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था। और जो किसान की बात कहते हैं, तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कृषि एक ऐसी समस्या है जिसको आपको मौका मिले तो आप उसमें कुछ करके दिखा सकते हैं। आज मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूं, भारत में सबसे अधिक कृषि विकास दर किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की, 19% के आसपास। और जब हमारी सरकार आई तब कितनी थी? 3% अब ये बताइए, भारत में एकमात्र राज्य बताइए जहां भूजल का स्तर बढ़ा है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है जी, बाकी जगह कम हो रहा है, एक जगह बढ़ा, कौन? गुजरात। खाद्य सुरक्षा देने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। तो हम जो कह रहे हैं, हमने विपरीत परिस्थितियों में करके दिखाया। तो इनका दावा है, और आंध्र प्रदेश में सहयोगी सरकार है, करके दिखाने दीजिए। मैं को जवाब, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आप पढ़ के नहीं आए। वहां पर ये कह रहे हैं कि अर्बन एरियाज में गांव के लोगों को आने नहीं आ सकते, वहां पर भी इंश्योरेंस स्कीम है। छत्तीसगढ़ में खुद इसके खिलाफ बहुत सी आवाजें उठ रही हैं, और वो नाकाम साबित हुई वहां पर। सुधांशु जो भूल रहे हैं, अब गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात की बात करें तो फिर 99 पे कैसे आ गए आप? 99 पे कैसे आ गए? अब पता चलेगा, कल तो ट्रिपल तलाक हो गया, 99 पे आ गए, शायद इसीलिए ये बजट भी आ गया।
गुजरात में 99 पे आ गए, शायद इसीलिए ये बजट आया है। मगर जिस तरीके से करने जा रहे हैं, इससे ना इनको सियासी फायदा होगा, ना गरीब आवाम को फायदा होने जा रहा है। देखिए, जब हमारे विरोधी ये कहते हैं कि साहब गुजरात में 99 पे आ गए, उसको लेकर वो बड़े खुश होते हैं, बड़ा जश्न मनाते हैं, मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि वो किस माइंडसेट में है। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है, हिमाचल हार गए तब भी जश्न है, गुजरात छठी बार हारे हैं ये नहीं देखा गया है तो उसके बाद भी जश्न है। एक राज्यसभा जीतते हैं गुजरात में तो पूरे देश में ऐसा जश्न मनाया जाता है कि जैसे लोकसभा का चुनाव जीत लिया हो, और लगातार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसका जश्न है। तो भाई मुझे तो उनके ऊपर वही लाइन लागू होती है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कुछ सवाल आपके बीच में से, यहां आगे माइक दीजिए। जी, किनसे आपका सवाल? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब से पूछिए। नमस्कार जी सर, बोलिए। कल जैसे बजट पास हुआ है तो बजट तो पूरे भारत का है, जिसमें किसान भी है, शिक्षा का क्षेत्र भी है, स्वास्थ्य का भी है, रोजगार से संबंधित भी है। फिर भी ओवैसी साहब का कल एक स्टेटमेंट था कि मुसलमानों को इस बजट में क्या मिला, क्षेत्र को बांटा, संभाग को बांटा, देश को भी बांट दिया, अब बजट को भी जातिवाद से बांट रहे हैं, ये कहां तक उचित है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर, आपकी इत्तला के लिए मैं कल स्टेटमेंट दिया ही नहीं। कहां सुना आपने, बताइए, बताइए कहां सुना आपने, कहां सुना, बताइए, चेक कर लीजिए। आपने इनको बोलते हुए सुना या कहीं पढ़ा कि इन्होंने बोला? अरे भाई, मैं बोला ही नहीं हूं। अब जब आप बात मुसलमान की कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 घंटा 20 मिनट की स्पीच जेटली साहब की रही, उसमें उन्होंने मुसलमान छोड़िए, माइनॉरिटी का लफ्ज जिक्र नहीं किया, माइनॉरिटी का लफ्ज जिक्र भी नहीं किया। ये तो गलत बात है। जिक्र किया हो ना क्या हो, बाद में तो ये छपा कि 62% माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट बढ़ा दिया गया। सुनिए कि आपको सुनिए, बता रहा हूं। और हिंदू मुसलमान मैं नहीं लाया इस चर्चा में आज। आप लाए तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं नहीं लाया। आप बोल के बिठाए उनको। सुनिए, इसमें हो क्या रहा है कि हज सब्सिडी खत्म कर दी गई, उसके 400 करोड़ यहां इजाफा कर दिया, डाल दिए गए। हाँ, हम हमेशा से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मीन्स, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, उसको डिमांड ड्रिवन करिए। डिमांड ड्रिवन आप करते नहीं है। इसमें मैं आपको आप लाए तो उसमें कई चीजें जिसमें कम कर दी गई। मेरे पास आंकड़े हैं, इसका जवाब वो दे दें पहले। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बजट की हम बात करते हैं, यानी देश के संसाधनों का वितरण, देश की जनसंख्या में भली बात ही इसकी बात करते हैं, तो उसमें हम वर्ग जाति भेद कहां देखते हैं भाई? बड़ी सिंपल सी बात है। तो वो सरकार थी जो कहती थी किसी एक समुदाय का हक है, वरना आप देखिए, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 करोड़ गरीब परिवार हैं, और आप तो खुद उस बात के पैरोकार हैं जो कहते हैं मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका गरीब है, तो क्या उसको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा क्या? उसका लाभ नहीं मिलेगा क्या? अगर किसान को 1.5 गुना एमएसपी मिलेगा तो जो उसमें क्या ये कहा जाएगा कि हिंदू किसान को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ईसाई को नहीं मिलेगा? जो किसान होगा उसको मिलेगा। और याद करिए, जब मुद्रा योजना हमने लागू की तो हमारी सरकार ने यह कहा कि हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक महिला को जरूर लोन देना पड़ेगा। उसमें कभी नहीं हमने कहा वर्ग जाति के आधार पे। इसलिए मैं कहता हूं, बजट स्पीच में यह कहना कि साहब माइनॉरिटी वर्ड नहीं आया, ये नहीं आया, ये आप उस पुरानी सरकार के माइंडसेट में हैं जो हर संसाधन से लेकर हर चीज में लेकर अगड़े पिछड़े, और इतना ही नहीं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का विभेद करती है। ओवैसी साहब, 2832 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट पिछले साल था, इस बार बढ़ाकर के 4534 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट है माइनॉरिटी अफेयर्स। आप गलत कह रहे हैं। आज अखबार में पढ़ा, गलत कह रहे हैं। मैंने अखबार गलत, मैं सुन आपके पास अगर आंकड़ा बता दें। हाँ, 4190 करोड़ पिछले साल था, इस साल बढ़कर 4900 करोड़ हुआ। उसमें से जो मैं तो कह रहा हूं, जो हज सब्सिडी थी उसका ट्रांसफर यहां पर कर दिया गया है, मगर इसमें हर स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन पढ़ लीजिए, जिसमें बात कही गई है कि आप स्कॉलरशिप्स को माइनॉरिटीज के डिमांड ड्रिवन करिए। आप डिमांड ड्रिवन नहीं करना चाहते। हज सब्सिडी का हमने कहा कि भाई सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स के लिए दीजिए, वो नहीं करना चाहते। मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी की, इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी के सवाल नहीं, मिनिस्ट्री है जिसका आपके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, तो आप उसका जिक्र नहीं करेंगे अपने बजट स्पीच में? इसमें कौन सी, अगर क्या हो जाता जिक्र करते? आप ये वित्त मंत्री के मुंह से संसद में क्यों सुनना चाहते थे? वो तो बजट में लिख के आएगा ना जो होगा। पिछले साल बोलने में तकलीफ नहीं हुई, उससे पहले बोलने में तकलीफ नहीं हुई,
प्रेसिडेंट एड्रेस में बोलने की तकलीफ नहीं हुई। जब बजट की बात आती है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि अगर आप वाकई में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो फिर आप वहां पर नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। स्कॉलरशिप को डिमांड क्यों नहीं इशारा क्या है? बजट में नहीं बोले वित्त मंत्री, इसके पीछे कोई खास वजह है? अब नहीं मालूम, सुधांशु बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम क्या तकलीफ है उनको। बेचारे वो खड़े भी रह रहे थे, बैठ भी रहे थे, शायद भूल मर्द नहीं था उसमें, ये बात जरूर है। सुधांशु जी देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जब जी सर आता हूं, माइनॉरिटी की जब बात होती है तो मैं एक फैक्ट सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है इस देश की सबसे अधिक एजुकेटेड और सबसे अधिक फाइनेंशियली वेल ऑफ कम्युनिटी कौन है? जैन, जो कि माइनॉरिटी है। इस देश में सबसे इंटरप्रेन्योरशिप वाली कम्युनिटी कौन है? इंटरप्रेन्योर, सिख, जो कि माइनॉरिटी है। पारसियों में एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा है, क्रिश्चियंस में भी बहुत अच्छा है। अब आप खुद सोचिए ना, अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम्स की हालत ऐसे हुए, जो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिपोर्ट्स में आए हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि जो 1-1% की माइनॉरिटी, 1.5-2% की माइनॉरिटी अपने को डेवलप कर सकते हैं, तो जो माइनॉरिटी में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो क्यों नहीं कर पाई? इसके लिए मैं मानता हूं जिन्होंने 70 साल में सियासत की, उन्होंने केवल यह सोचा कि ये वोट बैंक बने रहे, मुफलिसों मजलूमियत में पड़े रहे, गरीबों गुर्बत में पड़े रहे, बस मेरे झंडा बरदार बने रहे। ये भी कहते हैं सुधांशु जी, यही बात ये भी कहते हैं अपने स्पीचेस में, यही कहते हैं जब भी जाते हैं जलसों में, तो यही कहते हैं हम इस्तेमाल हुए इसलिए हमको वोट दो, ये कह के अपने लिए वोट मांगते हैं। आप ये कह के अपने लिए वोट मांग रहे हैं। सुन लिए मेरी स्पीच, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी भी समुदाय में खौफ पैदा करके राजनीति नहीं करना चाहते, विश्वास पैदा करके। अब मैं विश्वास, एक उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार आई, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई सरकार आती है तो आईबी का चीफ पिछली सरकार का 15 दिन के अंदर बदल दिया जाता है। हमारी सरकार आई, श्री आसिफ इब्राहिम आईबी के चीफ थे, 7.5 महीने का कार्यकाल बाकी था, पूरा किया जी। मैं पूछता हूं, अटल जी की सरकार में जब पोखरण का विस्फोट हुआ, अमेरिका को भी नहीं पता था, अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा सिर्फ 2 लोगों को पता था, कौन? जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको नहीं जात बिरादरी में देखता, ये होता विश्वास में साथ लेके करना, एक से एक चीज में। एक होता खौफ पैदा कर, ये आएगा खा जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ। सुधांशु, इस पर मुझे भी आपत्ति है, वो किसी हैसियत पर थे, इसीलिए उनको मालूम था। इस आपने जो सवाल उठा किया कि इसमें भरोसे की बात कैसी है, उनको पता होना जरूरी होगा, उनको पता होना जरूरी होगा, इसलिए इस हैसियत में हम लोगों की सरकारों में थे, दूसरों की सरकारों में नहीं थे। ये मैं कहना चाहता हूं। ये बात कर रहे हैं, एक ऑफिसर है, रॉ में थी, वो चश्मदीद गवाह हैं 6 दिसंबर 1992 को। आपने उठाकर ट्रांसफर कर दिया यूपी को, क्यों? क्योंकि ट्रायल शुरू होने वाला है, आप नहीं रखना चाह रहे दिल्ली में। अब बताइए भरोसा किस पे आपको? चश्मदीद गवाह है वो, अब आपने ट्रांसफर कर दिया उसको, बताइए अब आप। सर देखिए, सीएम आप इब्राहिम साहब की बात कर रहे हैं, अबुल कलाम साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में जो नफरत है वो खत्म होना जरूरी है, क्योंकि आपके 3.5 साल की सरकार में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए आपके अगर प्राइम मिनिस्टर जाकर औरंगजेब बोलेंगे, पाकिस्तान बोलेंगे, रमजान और कब्रस्तान शमशान की बात करेंगे, और फिर आप जब बजट में असल जो मुद्दा है तालीम का, उसमें आप डिमांड रिव्यू नहीं करते। आप ही का स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, छत्तीसगढ़ के 7वीं मर्तबा के एमपी हैं। हम लोग हमेशा रिकमेंड कर रहे, सरकार सुनने तैयार नहीं है जी। इस पे करिए ना। नहीं, अगर वैसे माइक पे सर, माइक पे जब नहीं सर, यहाँ पहुंचे कि दर्शकों तक नहीं पहुंच रही। रावत साहब दर्शकों तक नहीं पहुंच रही सर, बैठ जाए, माइक आप तक आ जाए, माइक आ जाए। नहीं, इसके बाद माइक दे दीजिएगा उनको, माइक उनको दे दीजिएगा। आपने कहा प्रधानमंत्री रमजान कहते हैं, अब मैं आपका पूरा भाषण मैंने सुना है, वो मैं इसलिए उसको दोहराना नहीं चाहता। आप पान कहते हैं, हाँ। वो नफरत फैलाते हैं, आप कौन सा भाईचारे का पैगाम? मैं आपको पान खिलाना चाह रहा हूँ, खाइए ना पान। नहीं, आप खुद बताइए, आपने क्या बोला था? अब पान में खाइए, क्या बोला था? पान क्यों नहीं कह रहे थे आप? नहीं, पान खाइए ना, पान खाने बुरी बात क्या है? आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। आप कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे धर्म संसद का ऐलान विश्व हिंदू परिषद के, कि अगर आप हिंदू लड़कियों को नहीं रोका, हम मुसलमान लड़कियों को भगाएंगे। आप कभी प्रोग्राम किए? उनका बोलना आपको पसंद, अच्छा लगा आपको, और बोलना कि बच्चे पैदा करो। सर मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की आबादी इस तरह बढ़ती रहेगी तो 200 साल लगेंगे। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 2040 में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। कभी भी मुसलमान की आबादी हिंदुओं से बड़ी नहीं होगी इस मुल्क में।
और हम 70 साल से मोदी साहब को एक मर्तबा कोई क्या बोल दिया, हमको इल्जाम क्या लगाया जा रहा है, आबादी बढ़ा रहे हैं, देशद्रोही है। ये खत्म कब होगा? ये सोच कब बदलेगी? इस पर तो सोचिए ना कभी आप। जवाब आप दें और उसके बाद सामने से एक सर एक मिनट करके सर एक करके मैं ओवैसी साहब से मेरा एक सवाल है। मैं सैयद यासिर जिलानी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ओवैसी साहब, आप जब भी बात करते हैं आरएसएस की है ना, ये आरएसएस की है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये आपकी समझ है। ये पान वाली बात भी आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं। इंद्रीश कुमार के तहत आप काम करते हैं। ये देखिए, नहीं, आप इंद्रीश कुमार के तहत काम करते हैं ना? जनाब, ठीक है, मैं काम करता हूँ राष्ट्रवाद। हाँ, मैं भी करता हूँ, और राष्ट्रवाद के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। मैं भी करता हूँ। लेकिन आपसे मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप जब भी बोलते हैं मुसलमानों को डराते क्यों? हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराते क्यों हैं आप? आप दीवाने हैं क्या? नहीं, मैं दीवाना नहीं हूं। मैं क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हिंदुस्तान, बैठिए बैठे होंगे, आप चेक करा लीजिए। बैठिए, मैं बैठ जाता हूं। सुनिए, बैठिए। हिंदुस्तान के संविधान पे ओथ लेके मैं एमपी बना हूं, डराऊंगा मैं? मैं डरा रहा हूं इनको? आपके जब भाषण, मैं इनको डरा रहा हूं? मैं सुनिए, देखिए सर, आप सवाल कर चुके हैं, रनिंग कमेंट्री मत करिए, रनिंग कमेंट्री मत करिए, बैठिए। मैं अपना हक की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 की बात कर रहा हूं। डराने की बात लग रही है आपको? मैं प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात कर रहा हूं, डराने की बात कर रही? सर, डराने की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, वो डर रहे हैं। मैं नहीं डरा हूं, याद रखिए, हम नहीं डरते। आप डरते होंगे इंद्रीश कुमार से, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। एक मिनट, एक सवाल और, लेकिन इस बीच में सुधांशु जी पहले सर, इसके बाद पहले उनकी बात आ जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी इन्होंने एक शब्द बोला ना कि वो आरएसएस वाले हो ना, यही वो जहनियत है जो आजादी से पहले के दौर में जिन्ना कहता था ये कांग्रेस वाले हैं। इसका मतलब कि जो आपके पाले में खड़ा सिर्फ वही जो है मुस्लिमों का समर्थक है और दूसरा है ही नहीं। ये जो डिवीजन करने का प्रयास है वो ठीक नहीं, और इसी का वजह से इन 70 सालों में देश की राजनीति वहां तक पहुंची कि केवल कब्रिस्तान की बात करो तो सेकुलरिज्म है। अगर आप ये कहें मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया तो सेकुलरिज्म है। अगर यूपीए 1 में रक्षा मंत्री कहे देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी तो सेकुलरिज्म है। अगर मुजफ्फरनगर के रॉयट में यह कहा जाए कि केवल हम मुस्लिम समुदाय को मुआवजा देंगे, अखिलेश की सरकार कहे तो सेकुलरिज्म है। और अगर हम ये कह दें भैया दोनों को बराबर दो, कोई हेड काउंट मत करो, सबको समान रखो, तो साफ सांप्रदायिकता है। ये मुझे तर्क समझ में नहीं आता। सुधांशु जी, सांप्रदायिकता ये जरूर है कि आप गुजरात में चुनाव में इस बात का डर दिखाएं कि अहमद पटेल एक मुसलमान इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये डॉग विसल पॉलिटिक्स है। कभी हमने नहीं कहा, कोई भाजपा ने कहा क्या? शब्द इस्तेमाल किया, किसी ने कभी कहा क्या? इस इशारों में ये बात बार-बार कही गई। वो कहते हैं क्यों उस मंच से आपको बार-बार खिलजी आ रहा है? खौफ ये होता है कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के चीफ हैं और उन्होंने लखनऊ में कैंटोनमेंट क्षेत्र में चुनाव की रैली में यह बोला कि मैंने तो 16 हिंदू मरवा दिए थे अयोध्या में, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। अरे क्या एब्सर्ड बयान है। मतलब एक कम्युनिटी को मरवाना जो है वो दूसरे के लिए जस्टिफिकेशन है। ये बयान होता है खौफ पैदा करने वाला। सर, मैं इसके बाद आप ही के पास पक्का आप बैठिए, पक्का श्योर नहीं, मैं इसके बाद आप ही से आपसे ही सवाल सौरभ, जब हम लोग आजाद हुए उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन था 9.47%। आज की तारीख में कितना परसेंट है आपको पता है? 17-18%। गलत कह रहे हैं आप। एक सेकंड, मैं सही कह रहा हूं, एकदम सही गलत कह रहे हैं। प्रूफ करिए आप। सेंसस कब हुआ था पहले? 47 नहीं हुआ था। सेंसस 48 नहीं हुआ था। 48 का मैं फिगर दूंगा आपको। आप गलत कह रहे हैं। आप देखिए, पढ़ के नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। प्रॉब्लम है, आप डाइवर्ट नहीं कर सकते मुझे। सेंसस हुआ ही नहीं। 48 जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हुआ ही नहीं। अनऑफिशियली ऑफिशियली 6 बच्चा डिक्लेयर करते हैं, 14 बच्चा है परिवार में। आप मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं। आप नहीं, एकदम गलत बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं या राष्ट्र की राजनीति करते हैं? गलत तरीका है। आप बजट में माइनॉरिटी की बात ढूंढ रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें विकास की बात हो रही है। आप उसमें माइनॉरिटी घुसे रहे। मैं जैन माइनॉरिटी ढूंढता है,
है, नसीब ढूंढता है। आप ढूंढते माइनॉरिटी, जबकि आप माइनॉरिटी नहीं है। करना पड़ेगा, आप डरा नहीं सकते माइनॉरिटी नहीं है। आप डरा नहीं सकते। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सकते मुझे आप अपने आपकी दृष्टि गलत है। मुझे आपको समझना पड़ेगा। डरा सकते मुझे आप किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, आप पहले सवाल करने से पहले पूछ लीजिए। या समझना चाहिए आपको, मालूम करके आइए। जलवायु इसकी सोच सकते हैं आप। गलत बात कर रहे हैं। नहीं चलेगा ये, बिल्कुल चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, 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 चलेगा। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? चलिए रोकिए। ये कोई तरीका नहीं है सर बात करने का, प्लीज, वेरी सॉरी। क्या करेंगे आप? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको इनसे कोई सवाल करना है आप कीजिए, लेकिन आप प्लीज बैठ जाइए। आप कोई जनरल कमेंट ऐसा करें जो किसी कम्युनिटी के ऊपर जाए, ये बात गलत है सर। ये बात नहीं होगी, नहीं ये बात बिल्कुल नहीं होगी, नहीं ये बात बिल्कुल नहीं होगी। नो मैम, प्लीज आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। आपका माइक आएगा तो प्लीज बैठिएगा। पीछे से इतने हाथ खड़े हो रहे हैं, वो पिछले 20 मिनट से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप माइक लीजिए, माइक पे बोलिए, माइक लीजिए, माइक पे बोलिए। दोनों महाभावों से ये सवाल है, और सौरभ जी आपसे भी जी। मैं पिछले सुबह से यहां बैठा हूं और पूरी डिबेट सुन रहा हूं। सुधांशु जी, मेरा जीएसटी के मुतल्लक है। एक तरफ आप कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ, और सबको न्याय मिले, रोटी मिले, खाना मिले, और वैसी साहब भी यही कह रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी से हूं मैं। जितने गुरुद्वारे हैं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, वहां लंगर फ्री बांटा जाता है, और 500 साल से यह परंपरा चल रही है। सुधांशु जी, आपसे यह सवाल है, गवर्नमेंट के नाते मैं आपसे सवाल करता हूं कि जीएसटी क्यों लगाया हमारे राशन पे आपने? हम जीएसटी देकर राशन खरीदते हैं बाजारों से और मुफ्त में बांटते हैं। यह दुनिया गवाह है इस बात की। 2 लाख लोग अमृतसर में रोज लंगर सकते हैं, और सारे अगर गुरुद्वारों का टोटल लगाया जाए तो 1 करोड़ लोग रोज फ्री खाना खाते हैं। आपकी गवर्नमेंट नहीं खिला सकती। ये गुरु नानक जी की कृपा है जो हम लंगर खिलाते हैं उनको, और सारा सामान फ्री बांटते हैं। चाहे नेपाल में त्रासदी हो, चाहे कहीं कोई क्लाइमेटीज आए, हम वहां पे फ्री बांटते हैं। ये जीएसटी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा प्रावधान आपने इसमें किया है बजट में कि नहीं किया? हमें उससे एग्जम्प्ट किया है कि नहीं किया? धन्यवाद। उन्होंने बहुत सही सवाल किया। ये बिल्कुल सही है। भारत में मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा है। जैसे आपने बताया, साउथ में भी आप जाइए तो तिरुपति के मंदिर से लेके मीनाक्षीपुरम के मंदिर से लेके गुरुवायूर मंदिरों तक पूरा लंगर चलता है। हां, ये बात सही है कि जो चैरिटी का काम हो रहा है उसके ऊपर टैक्स में एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे, सरकार ने जीएसटी के संदर्भ में अनेक अवसरों के ऊपर पिछले कुछ महीनों में जैसे जैसे एप्रोप्रिएट सुझाव आए हैं तो उनको एकोमोडेट किया है। हम लोग आगे अच्छा सुझाव आएगा तो एकोमोडेट करेंगे। आपका जवाब? मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है बाटा साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही। वैसे भी उन्होंने कहा नहीं, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके संज्ञान में बात ला दूंगा। ठीक, अब आपकी इजाजत है ना? मैं सुधांशु जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो भाई साहब ने बात उठाई है जीएसटी वाली, 3 चीजों पे जीएसटी खत्म करवा दीजिए। एक तो कफन के कपड़े पे जो आपने लगा रखा है, दूसरा अर्थी की लकड़ी पे जो लगा रखा है, और जो लंगर बट रहा है चाहे खानकाओं में हो, मंदिरों में हो या गुरुद्वारे में हो, ये खत्म करवा दीजिए, बस बात खत्म होगी। और कुछ बड़ा सेक्युलर सवाल है। नहीं तो मैंने कहा ना कि भाई ये सुझाव जो है, मैं मानता हूं कि ऐसे अनेक अच्छे सुझाव आए और इनको सुझावों को एकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ओवैसी साहब, काफी गर्मा गर्मी हो गई। बहरहाल मुझे आदत है गर्मी में रहने की। अच्छा, मिडिल क्लास जो है सर वो बड़ी नाराज हो गई इस बजट से। नहीं, बैठिए साहब, बैठिए। इनको दोनों को जल्दी जाना है, इसलिए 2-4 सवाल और हो जाए। बैठ जाए। ऐसे आपको मालूम है बिना माइक की आवाज आती नहीं, और माइक अभी आएगा नहीं आपके पास। प्लीज बैठ जाइए। आप अगले सेशन में पूछ लीजिएगा सवाल। जी, मिडिल क्लास नाराज हो रही है, बोली हमको इनकम टैक्स में छूट नहीं दी है। लोगों ने ये कहा कि ये शायद इस सरकार ने माना, विरोधियों की बात कर रहा हूं, छपा अखबारों में, कि इन्होंने मिडिल क्लास को फॉर ग्रांटेड मान लिया है सरकार ने। अब एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी की खोज में थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शहरों के बाहर बसती है, इसलिए ये उसको टारगेट करने के लिए। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? ये पॉलिटिकल टाइमिंग है इस बजट की या नहीं है?
देखिए अजीब व गरीब है कि कभी यानी कोई सिस्टमैटिक तरीके से कंटिन्यूअस काम नहीं हो रहा है, क्योंकि गुजरात में, सौराष्ट्र में, रूरल एरियाज में हार गई बीजेपी तो फौरन दिमाग में आया बादशाह सलामत को कि अब गांव की तरफ रुख कर देंगे। अरे मिडिल क्लास भी तो एक बहुत बड़ा तबका है, और मैं तो ठीक है कम से कम अब मिडिल क्लास को होश आएगा कि जो बरसों से बीजेपी का साथ दे रहा था, अब वो खुद समझेंगे कि भाई पॉलिटिकल ऑल्टर पर उनको कैसे उनको छोड़ दिया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये सबके लिए एक सबक है, क्योंकि इससे मिडिल क्लास छोड़िए, किसी को डेवोस के प्रधानमंत्री जाकर प्रोटेक्शनिज्म के बारे में इतनी बड़ी स्पीच दी, आप आज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए। अब उन डेवोस में जो लोगों को हम कहे कि भाई आके इन्वेस्टमेंट करो, अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि 8 दिन 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने डेवोस में कहा कि आई एम अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, अब यहां के आपने बढ़ा दिया। तो अब देखिए, ये तो आप कह रहे कॉन्ट्रडिक्शन है सरकार की नीति में, बहुत ज्यादा हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है, हर चीज में। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी इस बात का मैं विरोध करता हूं कि साहब गुजरात में चुनाव हार गए इसलिए ये बात आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहली स्पीच जो प्रधानमंत्री ने दी थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से, उसमें क्या बात की थी? जनधन योजना, ये गरीब के लिए नहीं थी तो क्या अमीर के लिए थी? उज्ज्वला योजना गरीब के लिए नहीं थी तो अमीर के लिए थी। स्वच्छ भारत की बात कही थी उसी समय 2014 में। इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब वो चीजें थी जो गरीब से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि हमारा ये मानना था कि विकास की किरण सब जगह पहुंचनी चाहिए। अब मिडिल क्लास के ऊपर मैं आता हूं और डावोस वाली बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 चीजें होती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिनके ऊपर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। मिडिल क्लास ये चाहता है कि ट्रांसपेरेंट स्वस्थ व्यवस्था हो ताकि उसके बच्चों को आगे बढ़ने का न्याय संगत यानी जस्टिफिएबल अपॉर्चुनिटी मिल सके, न्याय संगत अवसर प्रदान हो सके, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। हम लोगों ने वो सुनिश्चित किया है। और आगे जब हमारी इकोनॉमी और एक्सपेंड करेगी, भाई अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जो आईएमएफ कह रहा है कि हम चाइना को सरपास करके अगले साल फिर ग्रोथ रेट में सबसे आगे होंगे, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को ही मिलने वाला है। और डावोस की मैं बात करना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ थे, परंतु हमारी अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है विदेश के मुकाबले, इसलिए कुछ चीजों के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। आप बोल रहे थे उन्होंने कोई पन्ना खोल लिया है। हाँ, नहीं, मैं ये एजुकेशन की बात कर रहे थे। एचआरडी की मिनिस्ट्री के बजट में कमी आई है, फैक्ट है, कल डॉक्यूमेंट्स है। और फिर सरकार ने बात की ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, डिजिटल ई लर्निंग में, इसमें पैसे कमी कर दिए। अरे सब में पैसे आप कम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर आज आए थे, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपया मेरे मंत्रालय में। आप मुझे बुला लेते, सुधांशु साहब पढ़ के नहीं, मुझे बुला लेते, मैं पूछ लेता उनसे नंबर देकर। जो बात ऑफिशियली एचआरडी मिनिस्ट्री कह रहा है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं सर? सर देखिए, मैं आपको प्लीज कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात, मेडिकल एजुकेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब हमने कहा कि बीटेक के 1000 बच्चे जो सबसे एग्जेम्पलरी होंगे उनको सेलेक्ट करके रिसर्च में तकरीबन 1 लाख रुपए महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत की नई युवा प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका भी मिडिल क्लास के तो बच्चे होंगे, और कहां के बच्चे होंगे? ठीक। एक ओबीसी साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो और उसमें कहीं कोई एक भी अच्छी चीज आपको नजर ना आए? कहीं तो तारीफ किसी एक चीज की तो करने लायक आपने देखी होगी इस बजट में। मुझे सिर्फ मोदी है इसीलिए नहीं करना है? मैं जब कभी इनसे बहस करता हूं मुझे अच्छा लगता है। आपको ये ओवैसी जी कह रहे हैं इनको बीजेपी में सिर्फ बीजेपी से बहस करना अच्छा लगता है। अच्छा, एक जरा इधर दे एक दूसरा बात। सर किनसे सवाल है आपका? हेलो, जल्दी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मोदी जी को हर आदमी, हर वर्ग ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस से था, कोई भी था, कि इनसे हमें बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें दी, और खासकर मिडिल क्लास को जी। हम सब ये चाहते थे कि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, मिडिल क्लास के लिए नहीं करते। ये जब भी करते हैं या तो गरीब के करेंगे या माइनॉरिटी के लिए करते हैं। गरीब या माइनॉरिटी, ये डिफरेंस क्यों करते हैं माइनॉरिटी और गरीब आदमी को? मिडिल क्लास में तो सभी आते हैं, उसमें चाहे वो माइनॉरिटी का हो, वो बहुत किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो। हमें एजुकेशन चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, वो नहीं देते हैं, उसमें फिर ये कोटा सिस्टम ठोक देते हैं। ठीक है। फिर हमें हेल्थ के लिए अच्छे डॉक्टर चाहिए, उसमें कोटा सिस्टम कर देते हैं।
हमें अच्छे इंजीनियर चाहिए। आपने अपनी बात जहां से शुरू की थी, मैं उसका जवाब इन दोनों से ले लेता हूं। ये दोनों दे सकते हैं उसका जवाब, और ये आरोप सही है या नहीं? नहीं, इनको देना चाहिए, मैं कैसे दूंगा? नहीं, अभी तो आप इनको देना चाहिए। बताइए, पहले ये बताइए। मैं इसीलिए क्योंकि वो ये कह रहे हैं गरीब और माइनॉरिटी दोनों को ही दिया जाता है। क्या पहले तो आप इस बात को सच मानते हैं, और सच मानते हैं तो क्या सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, सुधांशु साहब ने अभी कहा था 15 अगस्त 2014 की प्राइम मिनिस्टर के भाषण का जिक्र किया। 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 10 साल तक कोई कम्युनल राइट ना हो। क्या हुआ? अखलाक से लेके, पीलू खान से लेके, उमर मोहम्मद से लेके तमाम वाकयात हुए। सामान्य डाइवर्ट हकीकत है, डाइवर्टिंग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था लाल किले से। अब ये जो बात कह रहे हैं माइनॉरिटीज का, सर माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मैं यकीन सर, आप ये बात की मुत्तफिक हूं कि मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल छोड़ चुके हैं आपको बिल्कुल ये ठीक सर, ठीक बिल्कुल सही। मैं आपकी बात से आपकी बात आ गई सर। ठीक है, देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। हम उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अगर नहीं कर रहे, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार आई, उसने जेनेरिक मेडिसिन की शुरुआत की ना। अगर 100 रुपए वाली दवा 10 या 15 रुपए में मिल रही है, तो इससे मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। दूसरा, स्टंट जो हार्ट में पड़ता था, मतलब जिसकी कीमत में 1/10 के ऊपर हम ले आए। तीसरी ऐसी बीमारी, नी रिप्लेसमेंट, घुटने की बीमारी, ये सब वो बीमारियां हैं जो ओल्ड एज में जाके ज्यादातर लोग होती हैं। डायलिसिस और मातृत्व शिशु कल्याण, ये वो चीजें हैं जिसमें कि पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए हम लोगों ने व्यवस्था। त्रिवेदी जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमको वक्त दिया, और आप दोनों को आपस में बहस करना अच्छा लगता है, लोगों को आपकी बहस सुनना अच्छा लगता है, कुछ मुद्दे डिस्कस हो जाते हैं। कांग्रेस को बुलाइए, वरना मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकता, ना उनका मुलायम सिंह। आज आप कांग्रेस की तरफ से तो नहीं बोल रहे? नहीं बोलो, कभी नहीं बोल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बजट संवाद